तो हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे ऑफिशियल चैनल एसके लर्निंग पॉइंट पर। तो दोस्तों, आज हम कक्षा 12th के गेस्ट पेपर यानी कि हिंदी के यानी कि सामान्य हिंदी के गेस्ट पेपर को देखने वाले हैं। ठीक है, तो आशा करता हूँ आप लोग एकदम मस्त और अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। ठीक है, तो आज हम लोग हिंदी के मॉडल पेपर को करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपका अनुक्रमांक रहेगा। अनुक्रमांक यहाँ पर आपको लिखना होगा। अनुक्रमांक जो आपका होगा यहाँ पर आपको अपना अनुक्रमांक लिखना है। उसके बाद नाम यहाँ पर लिख लेना है। ठीक, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दिया है, ये आपका कोड है 301 हिंदी का कोड होता है। VI जो है क्या है, प्रश्न पत्र मार्का है। ठीक है, ये हमारे 2025 सामान्य पेपर यानी कि गेस्ट पेपर है। ठीक है, इसमें समय 3 घंटे 15 मिनट का रहेगा। समय 3 घंटा 15 मिनट का रहेगा। ठीक है, निर्देश में देखिए, प्रारंभ में दिया है, प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। यानी कि प्रारंभ के जो 15 मिनट हैं वो यानी कि जो परीक्षार्थी हैं यानी कि जो विद्यार्थी परीक्षा देने वाले हैं उनको पेपर पढ़ने के लिए 15 मिनट दिया गया है। ठीक है, दूसरा है, इस प्रश्न पत्र में 2 खंड हैं। दोनों खंडों के सभी प्रश्नों के उत्तर देना अनिवार्य है। ठीक है, दोनों खंडों के प्रश्नोत्तर को देना यानी कि उसका उत्तर देना क्या है, अनिवार्य है। ठीक दोस्तों, ये हम लोग ये लिखने का कारण यह है कि क्या हो गया, हम लाइव वीडियो बना रहे थे। ठीक, तो लाइव वीडियो बना रहे थे तो अच्छे से बन नहीं पा रहा था, इसीलिए ये इतना लिखा गया है, तो इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। ठीक है, तो चलिए अब शुरू करते हैं। इसीलिए मैं रिकॉर्डेड फिर से वीडियो बना रहा हूँ। ठीक, देखिए, पहले खंड क को शुरू करेंगे। ठीक है, तो खंड क का पहला क्वेश्चन का क रहा है, भारतेंदु युग की पत्रिका नहीं है। इसमें हमें बताना है कि कौन सी पत्रिका है जो भारतेंदु युग की नहीं है। सरस्वती है, तो पहला सरस्वती है। सरस्वती को लिखने वाले कौन है, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी हैं। कौन है, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी लिखे हैं। कौन, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी सरस्वती पत्रिका को लिखे हैं। तो जब महावीर प्रसाद द्विवेदी जी लिखे हैं सरस्वती पत्रिका को, तो सरस्वती पत्रिका किस युग की है, जब भारत यानी कि जो हमारे महावीर प्रसाद द्विवेदी युग के हैं, तो उनकी पत्रिका भी किस युग की होगी, द्विवेदी युग की होगी। यानी कि ऑप्शन है हमारा सही हो जाएगा। ठीक, दूसरा दिया था ब्राह्मण, यानी कि ब्राह्मण, जो ब्राह्मण पत्रिका है दोस्तों उसको लिखने वाले हमारे कौन है, प्रताप नारायण मिश्र जी हैं। कौन है, प्रताप नारायण मिश्र जी हैं। ठीक, तो जो हमारे प्रताप नारायण मिश्र जी हैं वो क्या है, उनके भारतेंदु युग के हैं। इन्होंने बात भी लिखा है। बात उनका एक चैप्टर निबंध था शायद से। ठीक है, यानी कि निबंध भी उन्होंने लिखा है। ठीक है, ब्राह्मण, और एक और उनका यानी कि एक और थी, क्या नाम है, पत्रिका है हिंदुस्तान। हिंदुस्तान क्या है, उन्हीं का एक क्या है, पत्रिका है। हिंदुस्तान तथा ब्राह्मण क्या है, उन्हीं का एक पत्रिका है। ठीक, ये हमारा दूसरा हो गया। अब तीसरा दिया था हरिश्चंद्र यानी कि चंद्रिका, हरिश्चंद्र चंद्रिका। जो हरिश्चंद्र चंद्रिका है दोस्तों वो लिखने वाले कौन है, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र लिखे हैं। ये क्या है, तो ये हमारा क्या है, भारतेंदु युग की पत्रिका है। ठीक है, अब आनंद कादम्बनी था, तो आनंद कादम्बनी था तो उनके लेखक कौन है, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन है। इनको भी लिखने वाले कौन है, भारतेंदु यानी कि बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन है। ठीक, और ये किस युग के थे, तो भारतेंदु युग की। तो जो इनकी कविता है यानी कि पत्रिका है वो भी किस युग की है, तो भारतेंदु युग की थी। इसीलिए हमारा ऑप्शन ए सही हो गया, क्योंकि ये तीनों के तीनों क्या था, भारतेंदु युग का था, और ये हमारा द्विवेदी युग का था। ठीक है, आशा करता हूँ आप लोग को समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब चलिए ख क्वेश्चन देखेंगे। निम्न में से हरिशंकर प्रसाई का निबंध संग्रह है। यानी कि इसमें से हमें बताना है कि निम्न में से हरिशंकर प्रसाई का निबंध संग्रह कौन है। ठीक है, निबंध संग्रह हमें देखना है कि कौन हरिशंकर प्रसाई जी का है। ठीक है, तो पहला दिया है प्रस्तुत प्रश्न, दूसरा दिया है तब की बात और थी, और तीसरा दिया है विचार प्रवाह, और चौथा दिया है पृथ्वी पर। तो देखिए, जो दूसरा आंसर है तब की बात और थी, ये हमारे हरिशंकर प्रसाई का निबंध संग्रह है। तीसरा देखिए कह रहा है विचार प्रवाह, तो विचार प्रवाह है, इसके लेखक कौन है, तो हमारे हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। कौन है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी लिखे हैं। कौन, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी लिखे हैं। ठीक है, यानी कि जो हमारा विचार प्रवाह है उसके लेखक कौन है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। ठीक, और ये देखिए चौथा दिया है पृथ्वी पुत्र। पृथ्वी पुत्र के लेखक कौन है, हमारे वासुदेव शरण अग्रवाल जी लिखे हैं। कौन, वासुदेव शरण अग्रवाल जी किसको लिखे हैं, पृथ्वी पुत्र को लिखे हैं। यानी कि ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए अगला क्वेश्चन
गौ क्वेश्चन देखिए कर रहा है, गौ क्वेश्चन कर रहा है द्विवेदी और कौन, द्विवेदी और छायावादी दोनों युगों में लेखन कार्य करने वाले लेखक कौन है। ठीक, पहला दिया है सरदार पूर्ण सिंह, दूसरा दिया है महावीर प्रसाद द्विवेदी और तीसरा दिया है बालकृष्ण भट्ट और चौथा दिया है गुलाब राय। तो देखिए जो हमारे सरदार पूर्ण सिंह, पहला दिया है सरदार पूर्ण सिंह, तो जो हमारे सरदार पूर्ण सिंह है वो किस युग के लेखक हैं, तो हमारे द्विवेदी युग के लेखक है। किस युग के, द्विवेदी युग के, ये हमारे द्विवेदी युग के लेखक हैं। दूसरा दिया है महावीर प्रसाद द्विवेदी, तो जो महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं वो भी किस युग के हैं, द्विवेदी युग के हैं। किस युग के हैं, द्विवेदी युग के लेखक हैं। अब देखिए तीसरा दिया है बालकृष्ण भट्ट, तो जो बालकृष्ण भट्ट हैं दोस्तों किस युग के लेखक हैं, तो ये हमारे भारतेंद्र युग के हैं। किस युग के, भारतेंद्र युग के लेखक हैं, भारतेंद्र युग के लेखक हैं। अब देखिए ये हमारा जो गुलाब राय हैं ये हमारे द्विवेदी युग तथा छायावादी युग दोनों हैं। द्विवेदी युग, द्विवेदी युग युग और छायावादी युग, ठीक है, छायावादी युग, दोनों युग के लेखक हैं कौन, हमारे गुलाब राय, यानी कि ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा, ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, आशा करता हूँ आप लोग को समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब देखिए घ क्वेश्चन कर रहा है, घ क्वेश्चन कर अशोक के फूल, अशोक के फूल निबंध है क्या है, पहला दिया है ललित, दूसरा दिया है मनोवैज्ञानिक, तीसरा दिया है बुद्धि प्रदान और चौथा दिया है ऐतिहासिक। तो सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे जो अशोक के फूल है लिखने वाले कौन है। तो जो अशोक का फूल है दोस्तों उसको लिखने वाले हमारे कौन हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी इसको लिखे हैं। किसको, अशोक के फूल को। अशोक के फूल के लेखक कौन है, हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। ठीक है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी लिखे हैं। तो देखिए जो अशोक के फूल है वो निबंध है कि कौन सी है, तो क्या है हमारा ललित है। कौन है, ऑप्शन ए सही जगह ललित है। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या करा है, अगला डॉग क्वेश्चन करा है रॉबर्ट नर्सिंग होम में रचना, यानी कि रॉबर्ट नर्सिंग होम में रचना विधा है, किस चीज की विधा है। पहला दिया रेखा चित्र, दूसरा दिया है नाटक, तीसरा दिया है रिपोर्टाज और चौथा दिया है कहानी। तो हमारा जो नर्सिंग, पहले तो हम देखेंगे इसके लेखक कौन है। रॉबर्ट नर्सिंग होम में इसके लेखक कौन है, कन्हैया लाल प्रभाकर हैं। कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर जी इसको लिखे हैं, प्रभाकर। ठीक है, कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर जी किसको लिखे हैं, हमारे रॉबर्ट नर्सिंग होम में को लिखे हैं। ये क्या है, तो हमारा रिपोर्टाज है, यानी कि ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए कह रहा है तारसप्तक का प्रकाशन हुआ था। अब इसमें हमें बताना है जो तारसप्तक का प्रकाशन हुआ था कब हुआ था। तो पहला दिया है 1943 में, दूसरा दिया 1931 में, तीसरा दिया 1947 में, चौथा दिया है 1951 में। तो हमारा पहला जो तारसप्तक था उसको प्रकाशित करने वाले कौन थे, अगेय थे। कौन थे, अगेय, यानी कि हीरानंद सचिदानंद वात्स्ययन अगेय। ठीक है, सचिदानंद हीरानंद वात्स्ययन अगेय उनका पूरा नाम है। वो इसको प्रकाशित किए थे, किसको, तारसप्तक को। तो पहला तारसप्तक कब प्रकाशित हुआ था, 1943 में। ठीक, इसी साथ साथ हम चार तारसप्तक हैं सभी को बता देते हैं। ठीक, पहला तो हमारा 1943 हो गया। ठीक, दूसरा यानी कि दूसरा तारसप्तक दोस्तों हमारा कितना है, 1951 है। ठीक, तीसरा हमारा है, तीसरा यानी कि जो हमारा तारसप्तक हो कितना है, 1959 है। ठीक, और चौथा हमारा जो तारसप्तक है, क्या है, 1979 है। ठीक है, 1979 है। ठीक, यानी कि पहला हमारा 1943 हो गया, दूसरा हमारा 1951 हो गया, तीसरा हमारा 1959 हो गया और चौथा क्या है, 1979 हो गया। क्या ये हमारे तारसप्तक हैं। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन कर रहा है वीरगाथा काल की विशेषता है, यानी कि वीरगाथा काल की विशेषता हमें बताना है। तो पहला इसमें कह रहा है मुक्तक काव्य रचना, क्या, मुक्तक काव्य रचना, दूसरा दिया प्रकृति चित्रण, तीसरा दिया युद्धों का सजीव चित्रण और चौथा दिया नारी का रूप सौंदर्य चित्रण। तो हमारा जो वीरगाथा काल की विशेषता क्या है, युद्धों का सजीव चित्रण है, यानी कि ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए कर रहा है, गौ क्वेश्चन कर रहा है रीति मुक्त काव्य के रचनाकार हैं कौन, यानी कि रीति मुक्त काव्य के रचनाकार कौन है। हमें इसमें रीति मुक्त काव्य के रचनाकार के नाम बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले दिया है भूषण, उसके बाद दिया है बिहारी, उसके बाद दिया है केशवदास, उसके बाद दिया है घनानंद। तो हमारे घनानंद जो है क्या है, घनानंद जो है हमारे रीति मुक्त काव्यधारा के
कवि है यानी कि रचनाकार है। हमारे भूषण जो क्या है वो हमारे रीतिकाल के हैं। रीतिकाल ये हमारे वीर रस जितने भी ये रचना किए हैं सब क्या किए हैं, सब वीर रस में किए हैं। ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्वेश्चन कह रहा है कामायनी महाकाव्य के सर्गों की संख्या। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे जो कामायनी है लिखे कौन है। तो कामायनी के लेखक जो हैं हमारे जयशंकर प्रसाद हैं। जयशंकर प्रसाद जी हैं। कौन है? जयशंकर प्रसाद। यानी कि कामायनी महाकाव्य के सर्गों की संख्या में बताना है। तो जो कामायनी महाकाव्य है दोस्तों उसमें सर्गों की संख्या कितनी है? 15 है। कितनी है? 15 है। उसमें सर्गों की संख्या कितनी है? 15 है। और जो कामायनी के लेखक हैं कौन है? जयशंकर प्रसाद जी हैं। ठीक है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए इसमें हमारा डॉग क्वेश्चन यानी कि अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन कर रहा है निम्न में से जयशंकर प्रसाद की काव्य कृति है। इसमें से हमें बताना है निम्न में से जयशंकर प्रसाद की काव्य कृति कौन है। ठीक है। तो सबसे पहले दिया है चित्राधार, दूसरा दिया है द्वापर, तीसरा दिया है इत्यलम और चौथा दिया है अनामिका। ठीक है। तो चित्राधार देखेंगे कि चित्राधार लेखक कौन है। ठीक है। चित्राधार के लेखक कौन है? तो चित्राधार के लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद जी हैं। जयशंकर प्रसाद जी हैं। ठीक है। जयशंकर प्रसाद जी इसको लिखे हैं। अब देखिए द्वापर दिया है। द्वापर के लेखक कौन है? तो मैथिली शरण गुप्त जी लिखे हैं। मैथिली शरण गुप्त जी। किसको? यानी कि द्वापर को लिखने वाले कौन है? मैथिली शरण गुप्त जी हैं। अब देखिए दिया है इत्यलम। अगला क्या दिया है? इत्यलम। इत्यलम के लेखक हमारे कौन है? अगेय जी हैं। क्या है? अगेय जी लिखे हैं। ठीक है। अब देखिए अगला दिया है कौन जी? यानी कि अनामिका। अनामिका का लेखक कौन है? निराला जी हैं। यानी कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ठीक है। इनके अनामिका को लिखे हैं। अनामिका को यानी कि चित्राधार को लिखने वाले कौन है? जयशंकर प्रसाद हैं। द्वापर को लिखने वाले मैथिली शरण गुप्त हैं। और इत्यलम को जो लिखने वाले वो हमारे अगेय जी हैं। और अनामिका के लिखने वाले कौन हैं? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं। यानी कि इसमें कह रहा था निम्न में से जयशंकर प्रसाद की काव्य कृति कौन है? तो चित्राधार है। यानी कि ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। इसको लिखने वाले कौन है? जयशंकर प्रसाद जी हैं। ठीक है। आशा करता हूँ आप लोग को 200 में से 200 क्वेश्चन एकदम अच्छे से बढ़िया से समझ में आया होगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। तीसरा क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यानी जो हमें गद्यांश दिया गया है उस पर जो हमारे क्वेश्चन पूछे गए हैं उसका हमें उत्तर देना है। ठीक है। देखिए हमारा गद्यांश दिया है मातृभूमि पर निवास करने वाले मनुष्य राष्ट्र का दूसरा अंग है। ठीक। पृथ्वी हो और मनुष्य न हो तो राष्ट्र की कल्पना असंभव है। ठीक। पृथ्वी और जन दोनों के सम्मिलन से ही राष्ट्र का स्वरूप संपादित होता है। ठीक। जन के कारण ही पृथ्वी मातृभूमि की संज्ञा प्राप्त करती है। पृथ्वी माता है और जन सब सच्चे, ठीक है, सच्चे अर्थों से पृथ्वी का पुत्र है। ठीक। माता भूमियः, ठीक, पुत्रोः पृथ्व्यः। ठीक। भूमि माता है, मैं उसका पुत्र हूँ। ठीक। जन के हृदय में इस सूत्र का अनुभव ही राष्ट्रीयता की कुंजी है। इसी भावना से राष्ट्र निर्माण के अंकुर उत्पन्न होते हैं। ये क्या था हमारा? यानी कि गद्यांश दिया था। ठीक। अब देखिए पहला क्वेश्चन इसमें कह रहा है उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। क्या लिखना है? संदर्भ लिखना है। तो संदर्भ हम लोग कैसे लिखते हैं दोस्तों? तो संदर्भ लिखने के लिए सबसे पहले हम लोग संदर्भ में लिखते हैं प्रस्तुत गद्यांश। ये हमारा गद्यांश है। ठीक। तो लिखेंगे प्रस्तुत गद्यांश हमारी पठित पाठ्य पुस्तक, यानी कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पठित पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्यखंड के यानी कि प्रस्तुत पाठ्य पुस्तक हमारे हिंदी गद्यखंड के, ठीक, राष्ट्र का स्वरूप। देखिए यहाँ पर इसमें ही हमारा नाम भी दे दिया है। राष्ट्र के स्वरूप नामक चैप्टर से लिया गया है। ठीक। राष्ट्र का स्वरूप नामक पाठ से लिया गया है तथा इसके लेखक वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं। यानी कि इसमें मेन हमें क्या मालूम होना चाहिए? पाठ का नाम मालूम होना चाहिए। ठीक। पाठ का नाम मालूम होना चाहिए और हमारे जो लेखक हैं उनका नाम मालूम होना चाहिए। ठीक। ठीक है। यानी कि हमारे
ये हमारा जो दिया गया है, ये हमारा देखिए इसी में राष्ट्र का स्वरूप यानी कि चैप्टर का नाम दे दिया है। इसमें सबसे पहले हमारा मोस्ट इसमें यह होता है कि चैप्टर का नाम मालूम होना चाहिए और जो लेखक लिखे हैं वो मालूम होना चाहिए। तो हमें कह रहा था संदर्भ लिखने के लिए, संदर्भ लिखने के लिए सबसे पहले हम लिखते हैं प्रस्तुत गद्यांश हमारी। देखिए ये गद्यांश है, ठीक। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पठित पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड से, क्योंकि ये गद्य खंड से है, हिंदी के गद्य खंड से राष्ट्र का स्वरूप नामक पाठ से लिया गया है या राष्ट्र के स्वरूप नामक पाठ से उद्धृत है तथा इसके लेखक कौन है, तो वासुदेव शरण अग्रवाल हैं। तो पाठ का नाम मालूम होना चाहिए, यानी कि राष्ट्र का स्वरूप नामक चैप्टर है और इसके लेखक कौन है, लेखक हमारे वासुदेव शरण, ठीक है, वासुदेव शरण अग्रवाल जी लिखे हैं। कौन है, वासुदेव शरण अग्रवाल जी इसको लिखने वाले हैं, ठीक है। अब देखिए दूसरा यानी कि ख क्वेश्चन कर है, लेखक ने राष्ट्र का दूसरा अंक किसे कहा है। यानी जो हमारे लेखक वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं उन्होंने राष्ट्र का दूसरा अंक किसे कहा है। तो ये जो जितने क्वेश्चन दिए गए हैं दोस्तों सब हमारे किस में हैं, यानी कि जो आधारित क्वेश्चन का दांश दिया गया है उसी में है। तो देखिए कह रहा है लेखक ने राष्ट्र का दूसरा अंक किसे कहा है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को लिखने के लिए सबसे पहले इसमें देखेंगे अंग को खोजेंगे, इसमें अंग कहाँ पर दिया है। तो देखिए मैंने जब पढ़ा था तो देखिए यहाँ पर अंग दिया है ना। तो देखिए इसमें पूछ रहा था लेखक ने राष्ट्र का दूसरा अंक किसे कहा है, तो मातृभूमि पर निवास करने वाले मनुष्य राष्ट्र का दूसरा अंग है। यही हमारा इसका आंसर हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक इसका आंसर हो जाएगा। यानी कि मातृभूमि पर निवास करने वाले जितने भी मनुष्य हैं वो राष्ट्र का दूसरा अंग है। ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो गया, ठीक। अब देखिए कह रहा है राष्ट्र का स्वरूप कैसे संपादित होता है। तो इसमें क्या आ गया, संपादित। अब इसमें हम खोजेंगे संपादित कहाँ है, तो संपादित देखिए यहाँ पर है, ठीक। तो अब इसका हम लोग आंसर लिखेंगे, तो लिखेंगे अब देखिए इसमें आंसर कहाँ से लिखना शुरू करेंगे, ठीक है। अब इसका उत्तर लिखना है राष्ट्र का स्वरूप कैसे संपादित होता है। तो इसका उत्तर हम लोग यहाँ से लिखेंगे पृथ्वी हो और मनुष्य न हो। पृथ्वी तो इसमें सीधे सीधे गलत लिखा है, पृथ्वी इस तरह लिखा था है, ठीक, पृथ्वी, ठीक। पृथ्वी हो और मनुष्य न हो तो राष्ट्र की कल्पना करना असंभव है, ठीक। पृथ्वी और जन दोनों के सम्मिलन यानी कि मिलने से ही राष्ट्र का स्वरूप संपादित होता है। ये हमारा क्या हो गया, इसका आंसर हो गया, ग क्वेश्चन का आंसर हो गया, ठीक। अब अगला क्वेश्चन का है लेखक के अनुसार राष्ट्रीयता की कुंजी क्या है। अब इसमें लेखक के अनुसार राष्ट्रीयता की कुंजी क्या है, तो हम सबसे पहले इसमें क्या खोजेंगे, कुंजी खोजेंगे। तो कुंजी कहाँ है, यहाँ पर है, राष्ट्रीयता की कुंजी यहाँ पर है। तो अब जब इसका हम लोग आंसर लिखेंगे तो हमें देखिए इसका कुंजी तो मेन यही है, तो इसको हम लिखने के लिए यहाँ से लिखेंगे पृथ्वी माता है, ठीक। पृथ्वी माता है और जन सच्चे अर्थों से पृथ्वी का पुत्र है। माता भूमियः पुत्रोह पृथ्व्याः, यानी कि भूमि माता है, मैं उसका पुत्र हूँ। ये हमारा इसका आंसर यहाँ से जन के हृदय में इस सूत्र का अनुभव ही राष्ट्रीयता की कुंजी है। यानी से यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इस सबको हम लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक। अब अगला क्वेश्चन कर रहा है गद्यांश के रेखांकित यानी कि गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या करना है। तो जो ये हमारा चैप्टर है यानी कि जो हमारा गद्यांश दिया गया है, अब इसको देखिए, इसको अपने भाषा में लिखना है, ठीक, एकदम अपने भाषा में। जैसे मान लीजिए हमने कह दिया कि राम बाजार गया है, राम बाजार गया है, तो इसको हम एक प्रकार से और क्या कर सकते हैं, राम के घर सब्जी नहीं था, यानी कि राम के घर सब्जी न होने के कारण राम बाजार गया है क्या लाने के लिए, सब्जी लाने के लिए, ठीक। तो उसी को एक रूप से दूसरे रूप में बदल के कर देते हैं। जैसे राम बाजार गया है या राम बाजार सब्जी लाने के लिए गया है, ठीक। उसको जैसे वही जिस तरह बदल के लिख रहे हैं वैसे ही जिस तरह ये हमें दिया है उसी को बदल के लिखना है। तो हम लोग उसकी व्याख्या कर देंगे बदल के, ठीक है। अब देखिए इसमें अथवा वाले क्वेश्चन में क्या कर रहा है, अथवा क्वेश्चन है, अथवा क्वेश्चन कर रहा है अशोक का वृक्ष जितना ही मनोहर हो उतना ही रहस्यमय हो, ठीक। जितना भी अलंकारमय हो परंतु है वह उस विशाल सामंत सभ्यता की परिष्कृत रुचि का ही प्रतीक जो साधारण प्रजा के परिश्रमों पर पली थी। उसके रक्त के संसार करोड़ों को खाकर बड़ी हुई थी और लाखों करोड़ों की उपेक्षा से जो समृद्ध हुई थी वे सामंत उखड़ गए, ठीक। समाज ढह गया और
मदनोत्सव की धूमधाम भी मिट गई। ये हमारा क्या दिया गया है, हमारा गद्यांश दिया गया है। अब इसका हमें आंसर लिखना है। ठीक, तो देखिए पहला कर है सामंत सभ्यता की परिष्कृत रुचि का प्रतीक कौन है। इसमें हमें पूछ रहा है सामंत सभ्यता की परिष्कृत रुचि का प्रतीक कौन है। तो सबसे पहले हम इसमें परिष्कृत को खोजेंगे। तो परिष्कृत कहाँ है, यहाँ पर है। ठीक, अब इसका आंसर लिखेंगे वह उस विशाल सामंत सभ्यता की परिष्कृत रुचि का प्रतीक है। तो किसका, इसमें हमारा आंसर देखिए क्या होगा, लिखेंगे अशोक का वृक्ष। यहाँ से लिखेंगे अशोक का वृक्ष यहाँ तक। ठीक, अशोक का वृक्ष। ठीक, अशोक का वृक्ष विशाल सामंत, देखिए यहाँ से अशोक का वृक्ष और यहाँ से विशाल सामंत सभ्यता की परिष्कृत रुचि का प्रतीक है। यहाँ तक आंसर लिखेंगे, यानी पहले लिखेंगे अशोक का वृक्ष, उसके बाद लिखेंगे विशाल सामंत सभ्यता की परिष्कृत रुचि का ही प्रतीक है। यहाँ तक इसका आंसर लिखेंगे, ये हमारा पहले का आंसर हो जाएगा। ठीक, अब देखिए क्वेश्चन कर रहा है लाखों करोड़ों की उपेक्षा से कौन समृद्ध हुई थी। यानी कि लाखों करोड़ों की उपेक्षा से कौन समृद्ध हुई थी, हमें ये लिखना है कि लाखों करोड़ों की उपेक्षा से कौन समृद्ध हुई थी। तो अब इसमें हम लोग क्या ढूंढेंगे, समृद्ध ढूंढेंगे। तो समृद्ध हमारा यहाँ पर है, तो इसको हम इसका आंसर लिखेंगे जो साधारण प्रजा के परिश्रमों पर पली थी, उसके रक्त के संसार कणों को खाकर बड़ी हुई थी और लाखों करोड़ों की उपेक्षा से जो समृद्ध हुई थी। ये हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, अब देखिए अगला कर रहा है आज उस सामंती सभ्यता की क्या स्थिति है। तो लिखेंगे वे सामंत उखड़ गए, समाज ढह गए और मदनोत्सव की धूमधाम भी मिट गई। ये हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, अब इसमें अगला देखिए क्या कर रहा है, अगला कर रहा है रेखांकित अंश की व्याख्या। तो रेखांकित अंश की व्याख्या बस उसको थोड़ा सा बदल के लिख देंगे। ठीक, अब देखिए अगला कर रहा है पाठ का नाम, यानी पाठ का लेखक और शीर्षक का नाम लिखिए। तो लिखेंगे पाठ का नाम, क्या, पाठ का नाम, पाठ हमारा क्या है, ये देखिए इसमें हिंट, यानी कि जो हमें गद्यांश दिया रहता है उसी में सब हिंट कर दिया रहता है। सबसे पहले दे दिया अशोक का वृक्ष, अशोक का वृक्ष से हम जान जाएंगे अशोक का फूल, यानी कि अशोक का फूल हो गया, अशोक के फूल। इस चैप्टर का नाम क्या है, अशोक के फूल। अशोक के फूल चैप्टर का नाम है। ठीक, और लेखक कौन है, तो हमें ये तो याद होना ही चाहिए कि अशोक के फूल के लेखक कौन है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। कौन है, द्विवेदी, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी किसके लेखक हैं, अशोक के फूल के लेखक हैं। ठीक है, ये हमारा क्या था, क्वेश्चन था। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन, अगला चौथा क्वेश्चन करा है दिए गए पद्यांश पर आधारित प्रश्नों, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक, ये हमारा क्या दिया गया है, पद्यांश दिया गया है। ठीक, ये हमारा पूरा पद्यांश दिया गया है, यानी कि अरे निष्ठुर परिवर्तन, ये हमारे परिवर्तन चैप्टर से लिया गया है। ठीक है, ये हमारे परिवर्तन चैप्टर से लिया गया है, परिवर्तन चैप्टर से लिया गया है। और इसके लेखक कौन है, सुमित्रा नंदन पंत हैं, सुमित्रा नंदन पंत जी लिखे हैं। कौन सी, पंत, सुमित्रा नंदन पंत जी लिखे हैं। ठीक है, ये हमारा क्या दिया है, ये हमारा पद्यांश दिया गया है, यानी कह रहा है अहे निष्ठुर परिवर्तन तुम्हारा ही तांडव नवर्तन। ठीक, नवर्तन। ठीक, विश्व का करोड़ विवर्तन तुम्हारा ही नयनोन्मिलन। ठीक, निखिल उत्थान पतन अहे वासुकी सह श्रकफन। ठीक, लक्ष्य अलक्षित चरण तुम्हारे चिन्ह निरंतर, छोड़ गए जग के बिछत वक्ष स्थल पर, सत फेनोच्छ्वसित दिया है। ठीक, स्फीत फुतकार भयंकर, घुमा रहे हैं घनाकार जगतिका अंबर। ये हमारा क्या दिया है, पदांश दिया गया। अब इसका आंसर हम लोग लिखेंगे। ठीक है, चलिए इसके आंसर को लिखते हैं। ठीक है, इसमें अभी मृत्यु तुम्हारा गरल दंत कंचुक कल्पांतर, अखिल विश्व ही विवर वक्र कुंडल दृढ़ मंडल। ये हमारा क्या है, ये हमारा क्या दिया है, पद्यांश दिया गया है। ठीक, अब देखिए इसमें पहला प्रश्न करा है उपयुक्त गद्यांश के शीर्षक, यानी कि शीर्षक का नाम क्या है, हमने शीर्षक का नाम बताया क्या है, परिवर्तन। क्या है, परिवर्तन। क्या है, परिवर्तन। तो आप लोग ये पहले जान लीजिए परिवर्तन किसमें से लिया गया है, पल्लव।
पल्लव का मतलब यानी कि क्या है, सुमित्रा नंदन पंत के द्वारा लिखा गया पल्लव एक रचना है, उसी में से परिवर्तन यानी कि चैप्टर आपका दिया हुआ है। ठीक, कवि का नाम, तो कवि हमारे कौन है, सुमित्रा नंदन पंत हैं, सुमित्रा नंदन पंत जी हैं। कौन है, तो सुमित्रा नंदन पंत जी लिखे हैं, सुमित्रा नंदन पंत जी लिखे हैं। ठीक, रेखांकित अंश की व्याख्या आप लोग कीजिएगा, एकदम अच्छा, एकदम आसान है। ठीक, अब कह रहा है कवि ने निष्ठुर किसे कहा है, यानी कि इस चैप्टर में सबसे पहला तो परिवर्तन चैप्टर का नाम है, तो कवि ने निष्ठुर किसे कहा है, तो परिवर्तन को ही निष्ठुर कहा है, यानी कि कवि ने परिवर्तन को ही क्या कहा है, निष्ठुर कहा है। ठीक, ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। अब घ क्वेश्चन कर रहा है, निश्चय प्रति होने वाली परिवर्तन किसके समान दृष्टिगोचर नहीं होते, तो किसके समान दृष्टिगोचर नहीं होते, तो देखिए नेत्र खोलने पर उत्थान हो जाता है, यानी कि नित्य प्रति होने पर परिवर्तन यानी कि क्या होता है, नेत्र खोलने पर उत्थान हो जाता है तथा नेत्र बंद करने पर क्या हो जाता है, पतन हो जाता है। ये हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, अब कह रहा है कवि ने मृत्यु को क्या बताया है, तो कवि ने मृत्यु को क्या बताया है, जहरीले दांत के समान बताया है। जहरीले दांत का मतलब जहरीले दांत क्या बताया है, कवि ने मृत्यु को जहरीले दांत का मतलब बताया। तो जहरीले दांत का मतलब इस चैप्टर में क्या हो जाएगा, परिवर्तन। क्या हो जाएगा, परिवर्तन, यानी कि कवि ने मृत्यु को जहरीले दांत के समान बताया है, और जो जहरीला दांत होता है किसके समान होता है, परिवर्तन के समान होता है। कवि ने यही हमें इस चैप्टर में बताया है। ठीक, अब देखिए अथवा क्वेश्चन का आ रहा है, आज की दुनिया विचित्र नवीन। ठीक, प्रकृति का सर्वत्र है विजयी पुरुष आसीन है, बधे नर के करों में वारी विद्युत भाप, हुक्म पर चढ़ता उतरता है पवन का ताप, है नहीं बाकी कहीं व्यवधान, लाग सकता पर सरिस गिरी सिंधु एक समान। ये हमारा क्या है, यह चैप्टर है। तो दोस्तों ये जो हमें गद्यांश दिया गया है इसके लेखक कौन है, यानी कि जो पद्यांश हमें दिया गया है इसके लेखक, यानी कि ये हमारे किस चैप्टर से लिया गया है, तो ये किस चैप्टर से लिखा गया है, तो अभिनव ये हमारा अभिनव मनुष्य नामक चैप्टर से लिया गया है। अभिनव मनुष्य चैप्टर से लिया गया है, जिसके लेखक कौन है, रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। रामधारी सिंह दिनकर कौन है, रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। ठीक है, ये हमारा इसमें चैप्टर में दिया गया है। तो इसमें हमें कह रहा है, सबसे पहला क्वेश्चन है उपयुक्त पद्यांश के शीर्षक का नाम हमारा अभिनव मनुष्य हो गया, कवि का नाम हमारा रामधारी सिंह दिनकर हो गया। ठीक, अब इसके रेखांकित अंश की व्याख्या करना है, तो आप लोग एकदम अच्छे से इसको कर लीजिएगा, पढ़िएगा। ठीक है, ये हमारा इसके क्वेश्चन थे। ठीक, अब देखिए अब अगला क्वेश्चन, अब पांचवा क्वेश्चन का क्वेश्चन क्या कर रहा है। ठीक, पांचवें क्वेश्चन का क्वेश्चन कर रहा है, निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचनाओं का उल्लेख कीजिए, अधिकतम शब्द सीमा 80 वर्ड की रहनी चाहिए। ठीक, पहला दिया है डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, जो हमने कल ही कराया है, कल ही मैंने हजारी प्रसाद द्विवेदी का जीवन परिचय को कराया है। ठीक है, यानी कि इनका जन्म कब हुआ था, इनका जन्म 1907 से 1979 यानी कि 79 तक इनका जन्म काल है, यानी कि 1907 में जन्म हुआ और 1979 में इनका मृत्यु हो गया। ठीक, अब अगला है प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी जी हैं। अब अगला दिया है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, ये क्या इनका हमने साहित्यिक परिचय लिखना है। ठीक, अब ख क्वेश्चन देखिए, ख क्वेश्चन क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख कृतियां का उल्लेख कीजिए। ठीक है, पहला दिया मैथिली शरण गुप्त का है, दूसरा है जयशंकर प्रसाद। ठीक, जयशंकर प्रसाद है, और तीसरा दिया है सचिदानंद हीरानंद वासियन अगे। इनका हमें क्या करना है, साहित्यिक परिचय लिखना है। ठीक, अब देखिए अगला 6वां क्वेश्चन कर रहा है पंचलाइट तथा लाठी, यानी कि पंचलाइट तथा लाठी कहानी के उद्देश्य पर प्रकाश डालिए, अधिकतम शब्द सीमा 80 वर्ड। अब उसमें फिर से अथवा करके दिया, पंचलाइट लिखिए अथवा बहादुर लिखिए कि कथा वस्तु लिखिए। ठीक, ये हमारा क्या था, क्वेश्चन था, क्या एक कहानी है। ठीक, ये हमारा कहानी दिया हुआ है, अब इसको हमें लिखना है। ठीक, अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन यानी कि 7वां क्वेश्चन क्या कर रहा है, 7वां क्वेश्चन कर रहा है स्वपठित खंडकाव्य के आधार पर किसी एक खंड के एक प्रश्न का उत्तर दीजिए, अधिकतम समय सीमा यानी कि शब्द सीमा 80 वर्ड। ठीक,
देखिए, तो हम लोगों का जो यानी कि जो जो भी आप लोगों के जिला के अनुसार जो भी पढ़ाया जाता होगा, ठीक, जिला के अनुसार जो भी, यानी कि पहला है मुक्ति यज्ञ, दूसरा है सत्य का जीत, यानी कि तीसरा है रश्मि रथी, और चौथा है आलोक वृत्त, और पांचवा है त्यागपति, और चौथा है छठवां क्या है श्रवण कुमार। जो भी आपके जिला के अनुसार होगा उसको आप लोगों को पढ़ना है। तो हम लोगों के जिला के अनुसार क्या है, रश्मि रथी है। इसमें हमें कर्ण की चरित्र चित्रण या उसके बारे में दिया गया है, कर्ण जी के बारे में दिया गया है, ठीक है। इसमें हमें आप अपने जिला के अनुसार कीजिएगा, ठीक है। अब चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन खंड ख आता है, ठीक है। 8वां क्वेश्चन है। क क्वेश्चन कर रहा है, दिए गए संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए, ठीक है। तो पहला देखिए क्या दिया है, तो ये हमारा पहला यानी कि गद्यांश दिया है क का, ठीक है। ये हमारा संस्कृत गद्यांश है, ठीक है। ये हमारा क्या है, याज्ञवल्क्य उच्चाव से दिया है। इसमें हमें सबसे पहले क्या लिखना है, संदर्भ लिखना है, ठीक। तो संदर्भ लिखने के लिए, ठीक, लिखेंगे प्रस्तुत पद्यांश हमारी, ये हमारा गद्यांश है, ठीक है। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पठित पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड से, ठीक, आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ नामक पाठ से लिया गया है। इसके लेखक, सॉरी इसमें लेखक क्या होगा, ये हमारा संस्कृत है ना, तो इसमें लेखक नहीं होगा। यानी कि लिखेंगे प्रस्तुत गद्यांश हमारी पठित पाठ्य पुस्तक संस्कृत खंड के, हिंदी के संस्कृत खंड के आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ नामक चैप्टर से लिया गया है, ठीक। ये हमारा इसका संदर्भ हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा इसका संदर्भ हो जाएगा, ये इसे आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक। अब देखिए इसके अथवा वाला क्वेश्चन, अथवा में दिया है, ये भी हमारा संस्कृत दिया है। इसमें वाल्मीकि, महर्षि वेद व्यास वाला दिया है, कवि कुल गुरु दिया है। ये हमारा किस चैप्टर से लिया गया है, तो ये हमारा संस्कृत भाषाया महत्तम नामक चैप्टर से लिया गया है। संस्कृत भाषाया महत्तम नामक चैप्टर से लिया गया है। इसका भी आप लोग यानी कि संदर्भ लिखिएगा। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पठित पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के सुभाषितानी नामक चैप्टर से लिया गया है। सुभाषितान नामक चैप्टर से लिया गया है, यही हमारा इसका संदर्भ हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए अब ख क्वेश्चन उसमें का, ठीक है, यानी कि 8वें का ख क्वेश्चन, दिए गए पद्यांशों श्लोकों में से किसी एक का संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए तथा अनुवाद कीजिए, ठीक। संदर्भ सहित हमें लिखना है, ठीक है, संदर्भ के साथ लिखना है। तो देखिए पहला दिया है, नौ में रोचते भद्र व उल्लुक श्यामी सेचनम, ठीक, अक्रदस्य मुखम पश्य कथम कुद्रो भविष्यत। ये हमारे किस चैप्टर से लिया गया है, तो ये हमारे सुभाषितानी चैप्टर से लिया गया है, ठीक है। तो ये दोस्तों हमारा जो गद्यांश दिया गया यानी पद्यांश दिया गया, इस किस चैप्टर से लिया गया है, तो जातक कथा के उलुक जाकतम, यानी कि जातक कथा के उलुक जाकतम यानी कि जातक कथा के उलुक जाकतम शीर्षक से उद्धृत है, यानी कि लिया गया है, ठीक है। ये हमारा ये क्या है, इसका अनुवाद हो जाएगा, यानी कि संदर्भ हो जाएगा। लिखेंगे प्रस्तुत पद्यांश, यानी कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पठित पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के जातक कथा के उलुक जाकतम नामक चैप्टर से लिया गया है, ठीक। ये अब अथवा में देखेंगे, अथवा में दिया है, सुखार्थिनः कुतो विद्यार्थिनः कुतो सुखम सुखार्थी वा त्यजेद विद्यार्थी वा त्यजेत सुखम। ये किस चैप्टर से लिया गया है, तो ये हमारा सुभाषितान चैप्टर से लिया गया है। सुभाषितान नामक चैप्टर से लिया गया है, यानी कि इसका संदर्भ लिखेंगे तो लिखेंगे प्रस्तुत पद्यांश, यानी कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पठित पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के सुभाषितान नामक चैप्टर से लिया गया है, ठीक है। ये हमारा क्या हो जाएगा, इसका संदर्भ हो जाएगा। अब इसका अनुवाद आप लोग करते रहिएगा, ठीक है। इसे आप लोग पढ़िएगा, अच्छे से आपके पेपर में आ सकता है। अब देखिए अगला क्वेश्चन, यानी कि 9वां क्वेश्चन कर रहा है, निम्नलिखित मुहावरों और लोकोक्तियों में से किसी एक का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग करना है, ठीक है। इसमें से किसी एक का अर्थ लिखकर उसको वाक्य में प्रयोग करना है।
ठीक है, इसमें से हमें एक करना है। तो आपको इसमें से जो अच्छा लगे, छोटा लगे और आप अच्छे से कर सके उससे आप कीजिएगा। ठीक है, इसमें से 4 गो दिया रहेगा, उसमें से एगो आपको एकदम अच्छे से बढ़िया से, जो बढ़िया से एकदम याद हो उसे आप एगो कीजिएगा। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन 10वां क्वेश्चन का रहा है, निम्नलिखित गद्यांश या पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ के पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है, ये हमारा गद्यांश दिया है। जो गद्यांश या पद्यांश हमें दिया है उसी में से 3 क्वेश्चन पूछेगा और उसी क्वेश्चन को हमें उस क्वेश्चन को इसी में से उत्तर देना रहेगा छाट के। ठीक है, अथवा में भी दिया है, उसी क्वेश्चन को दिया है, यानी कि उसको ही हमें इसमें से देखकर लिखना है, यानी कि गद्यांश में से देखकर लिखना होगा। यानी कि गद्यांश में ही देखकर इस क्वेश्चन का आंसर हमें क्या करना होगा, देखकर लिखना होगा। ठीक है, अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये हमारा देखिए यहाँ पर क्वेश्चन दिया है और इसी यानी गद्यांश में से खोज के उस आंसर को लिखना है। ठीक है, अब चलिए 11वां क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित शब्द युग्मों का सही अर्थ चयन करके लिखिए। पहला दिया है अभिराम और उसके बाद दिया है अभिराम, दिया है अभिराम और अविराम। ठीक है, इसमें से हमें लिखना है। तो देखिए अभिराम का मतलब होता है सुंदर। क्या होता है? अभिराम। अभिराम का मतलब होता है सुंदर और अभिराम का मतलब होता है लगातार। अभिराम का मतलब विराम न करना, लगातार चलते रहना। ठीक, और अभिराम, अभिराम का मतलब क्या होता है? सुंदर, अच्छा होता है। ठीक, तो सुंदर और लगातार हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन कर रहा है, दूसरा दिया है अम्बुज। अम्बुज का मतलब क्या होता है? अम्बुज का मतलब कमल होता है और अम्बुज का मतलब क्या होता है? बादल होता है। यानी कि अम्बुज का मतलब कमल होता है और अम्बुज का मतलब बादल हो जाएगा। यानी ऑप्शन हो, इसका भी ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन कर रहा है, निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक शब्दों के 2 अर्थ लिखिए। पहला दिया है कपि, दूसरा दिया है द्विज और तीसरा दिया है अली। इसमें से किसी एक को आप लीजिएगा और 2 अर्थ लिखिए। यानी कि कपि, चलिए लिख देते हैं कपि। कपि का मतलब होता है बंदर। क्या होता है? बंदर। कपि बंदर होता है और मरकट होता है। क्या होता है? मरकट। क्या हो जाएगा? मरकट हो जाएगा। द्विज, द्विज क्या होता है? द्विज का मतलब हमारा क्या हो जाएगा? ब्राह्मण हो जाएगा, ब्राह्मण हो जाएगा। ठीक है, द्विज का मतलब क्या हो जाएगा? ब्राह्मण हो जाएगा। और एक और अर्थ इसका होता है द्विज, यानी द्विज का मतलब क्या होता है? पक्षी होता है। क्या होता है? पक्षी हो जाएगा। ठीक, अब देखिए अली दिया है। अली का मतलब क्या होता है? अली का मतलब भौरा होता है। क्या होता है? अली का मतलब क्या होता है? भौरा होता है। ठीक, एक भौरा हो जाएगा, दूसरा अली का मतलब क्या होता है? कुत्ता हो जाता है। ठीक, कुत्ता हो जाएगा। ठीक, अब देखिए अगला क्वेश्चन, ग क्वेश्चन क्या कर रहा है? ग क्वेश्चन इसमें हमें कर रहा है, निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक शब्द का चयन कीजिए। जिस जाना न जा सके, जिस दिया है, जिसे हो जाएगा। जिसे जाना न जा सके, जिसे जाना न जा सके वो हमारा आगे होता है, यानी कि ऑप्शन यही सही हो जाएगा। ठीक, अब जिसके समान दूसरा ना हो, इसमें कह रहा है जिसके समान दूसरा ना हो। क्या हो? यानी कि जिसके समान दूसरा कोई ना हो, क्या हो जाता है? अद्वितीय हो जाता है। क्या हो जाता है? अद्वितीय। इसका भी ऑप्शन है, सबका ऑप्शन ए ही सही है, यानी कि इसमें हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जो जिसके समान दूसरा ना हो, अद्वितीय हो जाएगा। ठीक, घ क्वेश्चन कर रहा है, निम्नलिखित में से किसी 2 वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। 2 वाक्यों को शुद्ध करके लिखना है। तो इसमें से जो आपको अच्छा लगे उसको आप लोग 2 लिखकर सही कर दीजिएगा। सबसे पहले मैं बता दूं, इसमें हो जाएगा महादेवी, इसी 3 और चौथे को कर देते हैं। महादेवी वर्मा हिंदी की सुप्रसिद्ध कवित्री दिया है। तो इसे हम कवित्री को इस तरह नहीं लिखते हैं, कवयित्री लिखते हैं। क्या लिखते हैं? कवयित्री हो जाएगा। ठीक, ये हमारा हो जाएगा। अब चौथा हो रहा है, मेरे को अभी जाना है। तो मेरे को अभी जाना है को क्या लिख सकते हैं? मुझे अभी जाना है, मुझे अभी जाना है हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा? मुझे अभी जाना है। ठीक, ये हमारा इसका हो जाएगा। ठीक, अब देखिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? अगला क्वेश्चन कर रहा है, श्रृंगार रस तथा करुण रस के अस्थाई भाव के साथ उसकी परिभाषा लिखिए। परिभाषा लिखना है। ठीक, और उदाहरण भी देना है। तो श्रृंगार रस का अस्थाई भाव क्या होता है? रति होता है। करुण रस का शोक होता है। ठीक, इसका परिभाषा लिखेंगे और उदाहरण लिख देंगे। ठीक, ख क्वेश्चन कर अनुप्रास अलंकार तथा उपमा अलंकार लिखना है और उसका लक्षण सहित उसके लिखना है। ठीक, अनुप्रास और उपमा का। ठीक है, अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए ग क्वेश्चन कर चौपाई अथवा कुंडलीय छंद का लक्षण एवं उदाहरण सहित लिखिए। इसमें से या तो चौपाई को लिख सकते हैं या कुंडलिया लिख सकते हैं। ठीक,
30 यानी कि 13वां क्वेश्चन कर रहा है, किसी प्राथमिक विद्यालय में लिपिक के रिक्त पद पर नियुक्ति हेतु विद्यालय के प्रबंधक प्रधानाचार्य को पत्र लिखना है। अथवा दिया है, अपने क्षेत्र में प्रदूषण से उत्पन्न स्थिति का वर्णन करते हुए किसी दैनिक समाचार पत्र के संपादक को एक पत्र लिखिए। ठीक, अब देखिए 14वां क्वेश्चन कर रहा है, निम्नलिखित विषयों में से किसी एक पर अपनी भाषा शैली में निबंध लिखिए। निबंध लिखना है तो ठीक, पहला दिया देशाटन के लाभ के लिए, और दूसरा दिया है मानव जीवन में वनों की उपयोगिता, यानी कि मानव के जीवन में वनों की उपयोगिता क्या है। ठीक, तीसरा है राष्ट्रीय एकता आज की अनिवार्य आवश्यकता है, इस पे लिख देंगे। और चौथा दिया है मेरे प्रिय साहित्यकार पर लिखेंगे। और पांचवा दिया है विज्ञान वरदान या अभिशाप। इस पांचों में से एक केवल हमें लिखना है। तो जय हिंद दोस्तों, आशा करता हूँ आप लोग को वीडियो एकदम अच्छे से बढ़िया से मस्त समझ में आया होगा। तो जय हिंद। अब इस वीडियो से हम विदा लेते हैं, तो आशा करता हूँ आप लोग को समझ में आया होगा। तो चलिए अब मिलते हैं अगले वीडियो में। कल लगभग 10:30 बजे के समय में हम एक और मॉडल पेपर को करेंगे, यानी कि वो मॉडल पेपर कौन होगा, जो यूपी बोर्ड द्वारा जारी किया गया मॉडल पेपर है, उसको हम लोग 10 साढ़े 10 बजे के समय में करेंगे। तो जय हिंद। वीडियो में जरूर, उस वीडियो को जरूर देख के जाइएगा अपने पेपर में। ठीक है, तो जय हिंद, मिलते हैं अगले वीडियो में, क्योंकि वो जो पेपर है आपके वीडियो यानी कि पेपर में सहायता कर सकता है। ठीक है, तो जय हिंद, मिलते हैं अगले वीडियो में।